गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाली क्लास में आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड करवा दिया है ना। तो आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज की क्लास को अटेंड करने के लिए पहले लास्ट वीडियो को देख के आना, और लास्ट वीडियो का जो लिंक है बेटा आपका वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रोजेक्टाइल मोशन 1 वाला जो वीडियो है पहले उसको देख के आना, तभी आपको आज का क्लास ये आगे की ये जो टॉपिक है ये समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं टॉपिक से। टॉपिक में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड ये स्टार्ट करवा चुका था, जिसमें से काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आप ड्राइव कर चुके हैं बच्चों, है ना। क्या कुछ हो चुका था एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, बट फिर भी आप पहले उस वीडियो को पूरा देख के आना, तब जाके आपको समझ आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन असल में है क्या और किस तरह से आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं किस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपके पास कोई एक पार्टिकल था, इस पॉइंट पे आपने उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड सपोज दैट एंगल इज थीटा, है ना। तो आपने u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया कुछ एंगल पे, तो प्रोबेबली ये कुछ इस तरह से गिरेगा, है ना, यानी इस तरह का इसका पाथ होगा। अब इसको मैंने x एक्सिस का नाम दिया था और ये वाली एक्सिस को मैंने नाम दिया था y का, है ना, ये आपकी y एक्सिस होगी। और यहां पे बच्चों आपने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना है, जो कि एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के लिए हमेशा आप मोशन को रिड्यूस करते हैं, स्प्लिट करते हैं 1D के अंदर, यानी x डायरेक्शन का मोशन आप सेपरेटली पढ़ते हैं और y डायरेक्शन का मोशन आप सेपरेटली पढ़ते हैं। पूरे 2D में यही करेंगे। आगे जाके रिलेटिव मोशन आएगा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना, रेनमैन प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें भी आप यही करेंगे। 2 डायमेंशन के मोशन को 1 डायमेंशन में स्प्लिट करके पढ़ना आसान है, इजी है। आप मोशन इन 1D में ये समझ चुके हैं। ओके, नाउ u का कंपोनेंट अगर मैं आपसे पूछूं x डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे इट इज u cos थीटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि किसी भी वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट बनाना हो, वो कंपोनेंट बनता है अपने पास cos वाला, है ना। अब इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट बनेगा आपका u sin थीटा, यानी u cos थीटा तो क्या है, u cos थीटा बेटा x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी है। u cos थीटा x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। सो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, है ना। इसी तरह से y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u sin थीटा। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy दैट इज इक्वल टू u sin थीटा। ux मतलब x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, uy मतलब y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर इतनी बात। इसी तरह से अगर मैं बात करूं x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की, तो बच्चों ये एक्सेलरेशन 0 रहेगा। लास्ट क्लास में इसका रीजन भी मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आता है बेटा जब आपका उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज हो, है ना, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u ओवर t। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी चेंज करने के लिए बेटा उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगनी चाहिए। अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो बॉडी के मोशन के अगेंस्ट डायरेक्शन में। ये सारी बातें लास्ट वीडियो में आप कर चुके हैं, है ना। यानी अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ चल रहा था बेटा, तो आपको इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है तो इसी की डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करनी है तो इसी की डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी वी नीड फोर्स, और अगर फोर्स होगा तभी वेलोसिटी बदलेगी, और अगर वेलोसिटी बदलेगी तभी एक्सेलरेशन आएगा। बट यहां पे x डायरेक्शन में किसी भी तरह का फोर्स नहीं है बेटा। x डायरेक्शन में, दिस इज x डायरेक्शन, है ना। फोर्स कब आएगा, फोर्स आएगा y डायरेक्शन में। आप जानते हो जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, सपोज किसी भी जगह पे पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, हर जगह पे बेटा ग्राउंड उसको अपनी तरफ खींच रही होगी, हर जगह पे उस पे ग्रेविटेशन वाली फोर्स लग रही होगी, पर वो जो ग्रेविटेशन वाली फोर्स है वो नीचे की तरफ होगी, और इसको y डायरेक्शन बोलते हैं, x डायरेक्शन नहीं बोलते हैं। पर x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा यहाँ पे।
पर बात करूं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बदल रही है, बिकॉज वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है ना। यहां से लेके जब वो यहां तक जाएगा इस पॉइंट तक, तो स्पीड धीरे धीरे कम होगी बेटा, और इस पॉइंट से जब वो नीचे वापस आएगा तो स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होगी, पर वाई डायरेक्शन में चेंज आएगा वेलोसिटी में, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो ग्रेविटी की वजह से, तो यहां पे एक्सेलरेशन को लिया गया माइनस जी। माइनस इसलिए क्योंकि काइनेमेटिक्स में हर वो चीज जो नीचे की डायरेक्शन में मैं उसको माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं, और जो ऊपर की डायरेक्शन में उसको प्लस से लिया जाता है ना, जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। आपकी इच्छा है, आप नीचे की डायरेक्शन को प्लस मानना चाहते हो तो प्लस मान लो, पर अगर आपने नीचे की डायरेक्शन को प्लस माना तो ऊपर की हर डायरेक्शन में हर चीज को माइनस मानना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ये सारी बातें हो चुकी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए एक्स डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन में वो बॉडी पहले यहां पड़ी थी, अब फाइनली वो यहां आ गई है, तो एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और इसी डिस्प्लेसमेंट को बच्चों रेंज भी बोला जाता है ना, इसी डिस्प्लेसमेंट को रेंज भी बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ठीक है, ये सारी बातें लास्ट वीडियो में हो चुकी हैं, मैं जस्ट उसको थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं। ठीक, इसी को रेंज बोला जाता है। और क्या कुछ निकाल चुके थे बेटा आप? ये रेंज निकाल चुके थे। रेंज के अलावा अगर मैं बात करूं, यहां से लेके यहां तक की ये मैक्सिमम हाइट H कहते हैं जिसको, ये भी निकाल चुके थे। यहां से लेके O पॉइंट से लेके इस B पॉइंट तक का टोटल कितना टाइम लगा ये भी निकाल चुके थे, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे अपन कंक्लूड किया था कि वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, देयर इज नो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट, बट द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट ऑलवेज रिमेन द सेम, दैट इज u cos थीटा। ये हमेशा सेम रहेगी, है ना। रीजन इज कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं बन पा रहा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो जाएगी, पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है धीरे धीरे, पहले वो कम हुई फिर धीरे धीरे उतना ही वापस इंक्रीज हो गई। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इस हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी खत्म होगी तभी वो और ऊपर नहीं गया। नेचुरल सी बात है, वाई डायरेक्शन में और वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता वो, यानी एट द मैक्सिमम हाइट देयर इज नो वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी थी अपनी। तो आप क्या कुछ निकाल चुके थे, एस एक्स जो कि रेंज है बेटा, रेंज का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके थे। रेंज का फॉर्मूला आया था अपने पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैंने आपको कहा था इसको इस तरह से याद नहीं रखोगे, किस तरह से याद रखना उसके लिए भी फॉर्मेट बताया था कि रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं u इंटू यू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। इस तरह से आप रेंज को लिखते हैं, डिवाइड बाय जी बी। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा करके लिख दिया बेटा मैंने। अब आप जानते हो दिस u एंड दिस साइन थीटा, व्हाट इज u साइन थीटा? u साइन थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, है ना, एंड दिस u एंड दिस कोस थीटा, व्हाट इज दिस u कोस थीटा? यू नो दैट this u cos theta is the initial velocity in x direction. So natural सी बात है बेटा, आप इसको इस तरह से याद रखोगे, u cos theta को लिखोगे ux और u sin theta को लिखोगे uy और ये 2 as it is. So twice of initial velocity in x direction into initial velocity in y direction divided by this whole divided by what is g? g is the acceleration in y direction. तो आप बोलोगे यहां पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से आप रेंज का फॉर्मूला याद रखो। क्लियर इतनी बात? इस तरह से आप रेंज का फॉर्मूला याद रखो। इसी तरह से बच्चों अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी ड्राइव कर चुके थे। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बना था अपने पास, कैपिटल टी बोला था जिसको, ये अपने पास आया था बेटा 2u sin थीटा अपॉन स्मॉल जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था बेटा। आप जानते हो u sin थीटा क्या है, u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो इसको आप लिखेंगे 2uy अपॉन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, है ना, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। इसी तरह से बात की थी मैंने मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट आया था बेटा अपना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट वाज फाउंड टू बी द मैक्सिमम हाइट, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कैसे, यू कैन राइट दिस एज u sin थीटा होल स्क्वायर अपॉन g,
You know that what is u sin theta? U sin theta is the initial velocity in y direction. So इसको uy स्क्वायर लिखोगे और इसको नीचे ये 2g है बच्चे यहाँ पे 2g, तो इसको लिखोगे ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. सो इसको इस तरह से याद रखोगे, है ना. तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ. टाइम ऑफ फ्लाइट का ये, रेंज का सॉरी मैक्सिमम हाइट का ये, और रेंज का पीछे अभी लिख के आए हैं. रेंज का है ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन g. g इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. g इज द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन. तो ये रेंज का था बेटा. क्लियर इतनी बात? ये सारी बातें लास्ट क्लास में कर चुके थे. आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंटली रेंज, हाइट वगैरह, इनमें रिलेशन डेवलप करेंगे जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो पाएंगे, वो शॉर्ट ट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम. रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. तो बच्चों देखना, रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच का रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं. हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या है. वी नो दैट रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. अभी अभी लिखवाया अभी तो, है ना, दूसरे फॉर्मेट में भी लिखवाया था. और हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दैट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट, है ना. अब अपने को रिलेशन डेवलप करना है रेंज और हाइट में. रेंज और हाइट में डिवाइड कर दो बेटा दोनों को. नेम दिस एज इक्वेशन फर्स्ट एंड नेम दिस एज इक्वेशन सेकेंड, है ना. तो डिवाइड करके देखो यहाँ पे r अपॉन h दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड दैट डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. एंड यू नो दैट g विल कैंसल आउट विद g, है ना. और यहां पे क्या बन गया, ये ऊपर बच गया बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और नीचे बच गया अपने पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ऑब्वियसली u स्क्वायर से u स्क्वायर भी कट कर सकते हैं आप, है ना. साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, यू कैन राइट साइन 2 थीटा एज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना. साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा बेटा. तो ये क्या बना, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कोट थीटा. यू कैन राइट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कोट थीटा. सो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे r बाय h कितना हो गया बेटा, r बाय h कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 कोट थीटा. बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, है ना. एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, साइन 2 थीटा को क्या लिखा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा. यहाँ पे जब आप कैंसिल आउट कर रहे थे बेटा, यहाँ पे ये 2 भी तो बचा था, है ना. यानी इस 2 को मिस कर दिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2 भी आएगा और यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी यहाँ पे बेटा 4 बन जाएगा. 2 की जगह 2 की जगह पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे. तो 2 की जगह 4 आएगा यहाँ पे. समझे इतनी बात, है ना. यानी r बाय h दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 कोट थीटा. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 कोट थीटा. नाउ देखना बेटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख दूं, जनरल रिलेशन यही है r और h में, r बाय h दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 इंटू कोट थीटा. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 इंटू कोट थीटा. बट सपोज करो अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूं, स्पेशल केस देख लो इस फॉर्मूले का. एक स्पेशल केस क्या कहता है, इफ थीटा इज 45 डिग्री, इफ थीटा इज 45 डिग्री तो रेंज कितना होगा बच्चे. अगर थीटा 45 डिग्री है तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर. थीटा को 45 पुट करो यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 90 बिकॉज 2 थीटा तो 2 इंटू 45 यानी 90 डिग्री हो जाएगा ना, अपॉन जी, है ना. और आप जानते हो साइन 90 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन,
साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे मैक्सिमम आती है और वो मैक्सिमम कितना है 1 है। इट मीन्स इट इज कंफर्म दैट कि रेंज जो है वो 45 डिग्री पे बेटा मैक्सिमम आती है। रेंज जो है वो 45 डिग्री पे क्या आती है मैक्सिमम। इट मीन्स यू कैन से दैट आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये आर मैक्स कब होती है जब थीटा 45 डिग्री का हो। तो नेचुरल सी बात है बेटा, जब थीटा 45 का तो आप रेंज को मैक्सिमम ऑब्टेन कर पाओगे उस केस में। When theta is 45 डिग्री you can obtain the maximum range। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पे भी थीटा को 45 रखो, है ना। आप जानते हो जब थीटा 45 होगा तो r को आप क्या बोल सकते हो, यू कैन राइट r as r max अपॉन h as it is and that is equal to 4 into cot 45, और cot 45 की वैल्यू यू नो दैट cot 45 की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। इज दैट क्लियर? यानी एक और रिलेशन यहां से बन गया, यू कैन ऑल्सो राइट मैक्सिमम रेंज अपॉन हाइट दैट इज इक्वल टू 4। यानी आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम आती है हमेशा। बहुत यूजफुल ट्रिक है ये, आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर देगी कि मैक्सिमम रेंज दे रखी है तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी प्रोजेक्टाइल की। तो ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैक्सिमम रेंज दैट इज इक्वल टू 4 इंटू मैक्सिमम हाइट। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से आप रेंज और हाइट को रिलेट कर सकते हो। जनरली r by h is equal to 4 cot theta and when theta is 45 the range is maximum। तो r को r max लिखोगे, h as it is, और cot 45 1 होता है। so r max is 4 times of the maximum height। clear इतनी बात? so that is about the relation of range and maximum height। next अगर यहाँ बात करें रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट्स में क्या रिलेशन है, देखना एक और बहुत ही स्पेशल केस बनता है अपना इस पर्टिकुलर रेंज और हाइट के लिए। एक बहुत ही स्पेशल केस है। देखना केस क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सपोज कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, तो इतनी रेंज आई बेटा, दिस मच रेंजेस। क्या ये पॉसिबल है कि ये जो सेम प्रोजेक्टाइल है इसको किसी अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करूं बट रेंज सेम आ जाए? किसको किसी अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करूं बट रेंज सेम आ जाए? तो देखना कैसे, जैसे मान लो मैंने इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेंज सेम आ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो रेंज है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। देखना मान लो ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, रेंज तो इक्वल बन रही है। यानी आप देख सकते हो इसके लिए अगर एंगल थीटा है, ये वाले केस के लिए अगर आपने एंगल थीटा रखा तो उस केस के लिए एंगल थोड़ा सा बड़ा रख रहे हैं, कुछ डिफरेंट रख रहे हैं, है ना। मान लो ये है वो एंगल रेड से जो बनाया मैंने। अब अपने को कंडीशन निकालनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कंडीशन क्या निकलेगी कि एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल आपको 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रेंज जो है सेम आएगा। एक एंगल यानी थीटा 1 अगर थीटा है ना तो दूसरा एंगल बेटा आपको 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, तब जाके आपका रेंज सेम आएगा। क्यों, ये भी देख लो, आप प्रूफ भी देख लो चाहे इस बात का। मान लो ये एंगल बेटा थीटा 1 है ना, और ये जो रेड वाला एंगल है इसको मान लो ये क्या है थीटा 2, और ब्लैक वाले को क्या नाम दे देते हैं अपन, थीटा 1। आप देख लेना दोनों पे रेंज सेम आएगा। कैसे समझना, देखो बेटा यहाँ पे r for theta angle that will be equal to u square sin 2 theta upon g, है ना। थीटा एंगल के लिए तो u square sin 2 theta upon g बनेगा, बट अगर 90 माइनस थीटा एंगल के लिए रेंज लिखना चाहूं तो वैसा बनेगा कुछ, 90 माइनस थीटा के लिए बनेगा u square sin of 2 times 90 माइनस थीटा। बिकॉज अगर एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करोगे तो बेटा एंगल में थीटा पुट करोगे, बट अगर 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करोगे तो एंगल यहां 90 माइनस थीटा रखोगे। नेचुरल सी बात है ना।
पर ध्यान रहे यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी मैंने u यूज की है और यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी यूज की है u। यानी आप जब प्रोजेक्टाइल को किसी अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करोगे तो बेटा कंडीशन ये है इनिशियल वेलोसिटी वही रखोगे। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी बदल दी तब रेंज को सेम ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखना बेटा यहां पे आप कह रहे हो कि आपको चाहिए कि ये दोनों रेंज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप सिंपली ये बोल रहे हो कि रेंज फॉर थीटा एंगल दैट मस्ट बी इक्वल टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। आ रही है, वैसे भी देख लो 90 माइनस थीटा वाली रेंज देखना क्या बन रही है, रेंज फॉर 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज बेटा, है ना। इसको लिख सकता हूं 2 को अंदर भेज दो, 90 इंटू 2 यानी 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिग्री, है ना। 2 को अंदर भेज दिया मैंने। और आप जानते हो बेटा साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस समथिंग दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग, है ना। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पे साइन का साइन ही रह जाता है और साइन पॉजिटिव भी आता है ना। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो बेटा इसी तरह से यहां पे भी आप क्या बोलोगे, यू स्क्वायर ऑफ साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा के बराबर ही होगा। सो डिवाइड बाय जी। सो आप देख सकते हो बेटा 90 माइनस थीटा पे भी वही रेंज बनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और थीटा एंगल पे भी वही रेंज बनी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यानी रेंज फॉर थीटा एंगल इज इक्वलेंट टू रेंज फॉर 90 माइनस थीटा एंगल। जो थीटा एंगल के लिए जो रेंज बनी है वही 90 माइनस थीटा के लिए रेंज बनेगी। तो बेटा आज के बाद आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या यह पॉसिबल है कि एक प्रोजेक्टाइल दो अलग एंगल पे सेम रेंज दे जाए, एक प्रोजेक्टाइल दो अलग एंगल पे सेम रेंज, तो आप बोलोगे पॉसिबल है कब, जब दोनों एंगल का सम यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2, आप जानते हो थीटा 1 अगर थीटा है तो थीटा 2 को क्या होना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, यानी इन दोनों के सम को क्या होना पड़ेगा बेटा, इन दोनों के सम को 90 डिग्री होना पड़ेगा। यानी आज के बाद अगर आप किसी भी क्वेश्चन में बेटा ये देखते हो कि एक प्रोजेक्टाइल को दो अलग अलग एंगल पे फेंका गया सेम वेलोसिटी से, तो क्या ये पॉसिबल है उसकी रेंज सेम हो, तो आप बोलोगे पॉसिबल है, बट कब, जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। यानी एक प्रोजेक्टाइल को अगर मैं 30 डिग्री से फेंकूं और दूसरे प्रोजेक्टाइल को मैं 60 डिग्री से फेंकूं तो आप कहोगे रेंज सेम आएगी, क्योंकि 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, है ना। एक प्रोजेक्टाइल को बेटा मैं 40 डिग्री से फेंकूं, एक प्रोजेक्टाइल को 50 डिग्री से फेंकूं, तो दोनों का रेंज सेम आएगा अगर उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। याद रहे यू शुड बी सेम, तभी रेंज सेम आएगा। इज दैट क्लियर, है ना। यानी दो डिफरेंट एंगल के लिए रेंज तभी सेम जब दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा। क्लियर। अब यहां पे बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ये आ रहा है बेटा, रेंज बेशक से सेम है पर इस प्रोजेक्टाइल ने तो अलग हाइट ट्रेवल की है, कितनी h1, और इस प्रोजेक्टाइल ने कुछ अलग हाइट ट्रेवल की है, कितनी h2, है ना। सो देयर इज डेफिनेटली सम रिलेशन बिटवीन this range and h1 h2, there is definitely some relation between this range and h1 h2। and obvious ही बात, एक और नई बात बताऊं बेटा, ज्यादा देर के लिए हवा में कौन रहा, लाल वाला, है ना। ज्यादा देर के लिए हवा में कौन रहा, रेड वाला। कम देर के लिए हवा में कौन रहा, ब्लैक वाला। तो क्वाइट ऑब्वियस कि इसको अलग टाइम लगा होगा, नाम दे देते हैं t1, और रेड वाले को कुछ अलग नाम, कुछ अलग टाइम लगा होगा, नाम दे देते हैं यहां पे आप t2। तो t1 और t2, सो डेफिनेटली रेंज और इन दोनों हाइट में रेंज और इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स में कुछ रिलेशन डेवलप होगा। यहां पे क्या रिलेशन है वो देखना। तो देखना बेटा रिलेशन बिटवीन r एंड h1 h2, r कोमा h1 एंड h2, इन दोनों में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। छोटा सा डेरिवेशन एक देखना क्या बनेगा। आप जानते हो बेटा r का फॉर्मूला तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ही रहेगा, चाहे वो थीटा एंगल पे देख लो चाहे 90 माइनस थीटा पे देख लो, सेम आएगी। बट h1 की अगर मैं बात करूं, h1 क्या बनेगा बेटा, h1, है ना। h1 कौन से पे था, देख सकते हो h1 किसका था, ब्लैक वाला, यानी जब थीटा एंगल पे फेंका गया था तब की हाइट थी। और h2 क्या था, जब 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका गया था तब की हाइट थी, है ना। h2 थीटा 2 पे था। तो बेटा h1 को लिखते हैं पहले,
H1 कितना बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g, क्योंकि ये थीटा एंगल वाली हाइट थी। इसी तरह से S2 क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। सिंपल सी बात है, ये 90 माइनस थीटा वाले एंगल की हाइट थी, है ना। तो आप बोलोगे ये तो क्या बन गया बेटा, H2 क्या बन गया, H2 हो गया u स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, तो ये बन गया u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर, एकदम क्लियर। तो बेटा यहां से इस 2g को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 2g h1 इज इक्वल टू u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से 2g h2 इज इक्वल टू u कोस लिख गया ना वहां पे आएगा बेटा साइन है ना वो, तो यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पे बेटा 2g h2 ये बनेगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, 2g h1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, 2g h2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर के थीटा। क्लियर। तो यहां से आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 2g h1 ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ आपका u साइन थीटा के बराबर। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, है ना। और यहां से आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ 2g h2 ये किसके बराबर आया, ये आपका इक्वल आया बेटा u कोस थीटा के, है ना। तो u कोस थीटा और u साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, u साइन थीटा अंडर रूट 2g h1 और u कोस थीटा अंडर रूट 2g h2। तो सिंपल सी बात है, यहां पे रेंज को मैं लिखूंगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। और इसको ये भी लिख सकते हैं u इंटू साइन थीटा u इंटू कोस थीटा इंटू 2 डिवाइड बाय g, है ना। u स्क्वायर को u इंटू u कर दिया, साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज और 2 एज इट इज। आप जानते हो u साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कितनी है, अंडर रूट 2g h1। आप जानते हो u कोस थीटा की वैल्यू ये रही बेटा, कितनी है, अंडर रूट 2g h2। तो यहां पे r की वैल्यू क्या बनेगी, अंडर रूट 2g h1 इंटू अंडर रूट 2g h2 इंटू 2 डिवाइड बाय g। तो फॉर्मूला बन गया बेटा यहां से r इज इक्वल टू √2 इंटू √2 2 और इंटू 2 क्या बन गया, ये 4 के इक्वल। तो 4 अंडर रूट g इंटू अंडर रूट g, यहां पे देखना ये बनेगा g, और यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये h2 है, ये कोस थीटा के लिए h2, ठीक है। तो यहां पे अंडर रूट में बचेगा h1 इंटू h2 और डिवाइड में क्या है g। तो बेटा g से g कैंसल आउट, रिलेशन आ गया r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h1 h2। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड 4 टाइम्स ऑफ रूट h1 h2। r h1 और h2 में रिलेशन आ गया। क्लियर, एक बात क्लियर। इसी तरह से बेटा r और t में भी रिलेशन क्या बनेगा, मैं ऑलरेडी लिख देता हूं, r और t में रिलेशन बनेगा बेटा हाफ ऑफ g t1 t2। कैसे आएगा ये समझना। आप जानते हो r तो है यहां पे अपने पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, ये तो रेंज है अपने पास। पर बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट t1 की, आप जानते हो बेटा t1 कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट था, आप देख सकते हो इस फिगर में, t1 ब्लैक वाले का जो कम टाइम के लिए हवा में रहा, t2 रेड वाले का जो ज्यादा टाइम के लिए हवा में रहा। तो t1 जब लिखेंगे थीटा एंगल पे लिखेंगे और t2 जब लिखेंगे थीटा 2 एंगल पे, जो कि 90 माइनस थीटा। सो t1 कितना होगा, 2 इंटू u साइन थीटा अपॉन g, और t2 कितना होगा, 2 इंटू u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी, बिकॉज t2 90 माइनस थीटा पे था। तो आप बड़े अच्छे से जानते हो बेटा साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा लिखा जाएगा। तो ये आ गया 2 कोस थीटा बाय जी। तो यहां से रिलेशन बन गया, जी को यहां मल्टीप्लाई कर दो,
और 2 को डिवाइड कर दो, तो बेटा GT1 बाय 2 इज इक्वल टू आएगा यहां से u साइन थीटा। इसी तरह से यहां से क्या आएगा GT2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू u कोस थीटा। तो बेटा u साइन थीटा और u कोस थीटा की वैल्यूज को रेंज के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, रेंज के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बनेगा r विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये बनेगा u साइन थीटा u कोस थीटा, है ना, u साइन थीटा GT1/2 और u कोस थीटा GT2/2, यानी कि एक तो आएगा GT1/2 और एक आएगा GT2/2, और इनटू में ये वाला 2, तो 2 एज इट इज यहां पे, और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है g। तो आप देख सकते हो एक 2 से 2 कट गया, एक g से एक g कट गया, तो r का फॉर्मूला बचा हाफ इंटू g इंटू T1 T2। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज एज वेल एज पीछे वाला जो ड्राइव किया था अपन ने, दैट इज द रिलेशन बिटवीन R H1 एंड H2। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं। लास्ट में मैं समरी लिख देता हूं लेक्चर की, कि आज की क्लास में अपन ने क्या कुछ यहां पे ऑब्टेन किया, क्या कुछ अपने को मिला। अपन ने ड्राइव किया कि जो रेंज का जो फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, 4R/H का जो फॉर्मूला है, एज एन शॉर्टकट्स भी आप यूज कर पाओगे इनको, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 कोट थीटा, है ना, इनको शॉर्ट नोट्स में डाल लेना आपने। R/H इज इक्वल टू 4 कोट थीटा, पर R अगर मैक्सिमम हो तो थीटा 45 डिग्री होता था, तो R मैक्सिमम बाय H दैट इज इक्वल टू 4 इंटू कोट 45 1, तो एक ये बन गया बेटा, है ना, यानी मैक्सिमम रेंज दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ये बन गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। क्लियर, एक अपन ने देखा कि रेंज जो है वो थीटा एंगल के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए सेम आती है, बस कंडीशन ये है कि दोनों टाइम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर है ना, और जब ये होता है बेटा तो आपको पता है रेंज और हाइट्स में रिलेशन बनता है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट H1 H2। ये सारे फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में आप ऐड करते जाना अपने। इसी तरह से जब ये होता है बेटा, आप ये भी बोलते हो कि जो रेंज है दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ GT1 T2। तो ये कुछ यूजफुल शॉर्टकट फॉर्मूलाज ड्राइव किया अपन ने, जो आगे जब अपन क्लास में क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपके काम आएंगे बेटा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अब आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आपने प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर प्लस ये लेक्चर दोनों मिला के ऑलमोस्ट आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड है वो ख़त्म हो चुका है। और इस लेक्चर का जो प्रीवियस लेक्चर का लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और सीरीज वाइज जो पूरे लेक्चर्स है वो आपको आवर्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे बेटा, है ना। डीपीपी हो गया, वर्कशीट्स होगी टाइम टू टाइम, ये सब आपको उस चैनल में मिलता रहेगा। तो बेटा चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, ताकि आप टाइमली इन सब चीज़ों के अपडेट्स ले सकें। क्लियर इतनी बात, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, जब भी किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, जिससे आप ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो जो अभी तक आपने किए। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन की। क्लियर इतना, है ना। और उसी क्लास में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी सिर्फ थ्योरी हुई है, मैंने क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाया। थ्योरी में मैंने बस ये रिलेशंस वगैरह डेवलप करवाया आपको, है ना, रेंज का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला और टाइम का फॉर्मूला। ओके बच्चे।